नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। सबसे पहले अवध कॉन्क्लेव की बहुत सफलपूर्वक आयोजन हुआ। अच्छे लोग आए, अच्छे डिस्कशन हुए और वो अब सेशन वाइज भी और स्पीकर वाइज भी वो धीरे धीरे लोड हो जाएंगे। मेरे ख्याल में 1-2 दिन में आपको सारे वो सेशन और स्पीकर वाइज भी आपको उपलब्ध रहेंगे, जिसको आप अपने जो आपकी रुचि अनुसार आप उसको देख लें। मुझे हरदम ये लगता है कि इस तरह के आयोजन की कमी है, लेकिन इस बार जिस तरह से लोगों का पार्टिसिपेशन था, क्योंकि लखनऊ में और भी आयोजन बहुत होते हैं, आयोजक तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छा हो, अच्छे स्पीकर आएँ, अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन दर्शक नहीं आते, श्रोता नहीं आते हैं। लेकिन कम से कम इस बार ये शिकायत मुझे नहीं किसी से है कि श्रोता नहीं आए, खूब श्रोता आए। एक छोटा हम लोगों की तरफ से जो शायद वो हरदम इम्प्रूवमेंट की बात है, साउंड का कुछ एक इशू हो गया था, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगली बार उस तरह की व्यवधान ना आए। लेकिन जो बाकी रिकॉर्डिंग हुई है वो ठीक है और इसलिए आप तक वो पहुँचेगा। तो एक बार आप सबका, उन सारे पब्लिक इंडिया जो परिवार है, जो आप सब लोगों को मिल के परिवार बनता है आपकी स्ट्रेंथ से, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और एक बार आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब बात कर लें, 2 दिन बाद ये खरमास बीत जाएगा, खिचड़ी, मकर संक्रांति, हम लोग के यहाँ खिचड़ी बोलते हैं, वैसे मकर संक्रांति आ जाएगी। और ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है कि साल के पहले दिन तो मैंने नहीं किया था, लेकिन अब मोदी जी की जो भी उनकी मानसिक स्थिति है, वो खुश हैं, उनको लगता है युद्ध में जैसे वो विजयी होके कहीं आ रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया है। उनसे कुछ प्रश्न हैं और उनसे जब मैं प्रश्न बोल रहा हूं तो मुझे उस पूरी व्यवस्था से प्रश्न हैं जो उनके नेतृत्व में चल रही है। मोदी जी अभी सोमनाथ में दिखाई दिए, पूरी दुनिया में एक अजीब सी डर है। एक ट्रंप साहब की जो भी पॉलिसी हो रही है उसने पूरी दुनिया को अव्यवस्थित कर रखा है, चाहे वो यूक्रेन और रूस का युद्ध हो, चाहे वो इजराइल की गाजा हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो भारत हो, हर जगह अफरा तफरी है। और भारत के लिए तो ट्रंप का ये थोड़ा मुश्किल वाला दौर है, क्योंकि ट्रंप केवल आपके ऊपर ट्रेड बैरियर नहीं लगा रहे हैं। ट्रंप पहले बोलते थे कि हम पेनाल्टी लगाएंगे, अब ट्रंप बोल रहे हैं, खुलेआम बार बार बोल रहे हैं कि हम पनिश करेंगे, आई विल पनिश यू, आई विल पनिश यू। और एंड ही इज पनिशिंग ऑल्सो। 500% का अगर टैरिफ लगा रहे हैं तो ये पनिशमेंट है, और वो बोल भी रहे हैं, मैं नहीं, वो कह रहे हैं पनिशमेंट। ऐसे समय मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अमर्यादित होइए, ट्रंप की तरह अमर्यादित भाषा की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बोलना भी ज़रूरी है। क्योंकि आपको ये लगता है कि नहीं बोलने से, इग्नोर करने से, ये कोई सड़क के किनारे खड़ा हुआ पान की दुकान का लफंगा नहीं है कि जिसको आप इग्नोर करके आगे निकल जाएंगे और आपका संकट टल जाएगा। ये 24 घंटे, 30 दिन, पूरे साल आप इनके जो भी वक्तव्य हैं उससे आप अछूते नहीं रहेंगे। तो आपको अपने स्टैंड को, अपने देश के स्टैंड को बहुत ही स्पष्ट रूप से एक बार दृढ़ता के साथ कहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भाषा ट्रंप प्रयोग कर रहे हैं आप वो प्रयोग करिए, लेकिन अपनी भारत के स्टैंड को तो आपको बोलना ही बोलना है। अब ऐसे समय जब पूरा राष्ट्र ये मान रहा था कि आप जिस तरह का ट्रंप आपको व्यक्तिगत रूप से बेइज्जत कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, ऐसे में आपकी तरफ से कोई वक्तव्य आएगा तो क्या देखा, आप सोमनाथ चले जाते हैं। सोमनाथ में आप बिल्कुल उन्मादी व्यक्ति की तरह आप डमरू बजा रहे हैं, दोनों हाथों में डमरू लेके। कुछ अजीब सा नहीं लगता है मोदी जी आपको कि इस समय जब बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें आपकी तरफ से एक बिल्कुल मतलब क्लियर कट मैसेजिंग की बात है कि कम से कम अमेरिका और पूरे विश्व को एक मैसेजिंग जाए, आप वो करने के बजाय उन सारी चीज़ों से एक तरह से छुप के, भाग के, उसको इग्नोर करके डमरू बजाने लग रहे हैं, तो बहुत सुखद तो नहीं है। और उसको देख के कभी कभी थोड़ा डर भी लगता है।
दूसरा मैं इसलिए कहूँ कि ये सबके सामने अब तो ये है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको ड्राइव करने वाले उसके जो इंजन हैं, उस इंजन के दो लोग महत्वपूर्ण कड़ी हैं, एक अमित शाह साहब और एक डोभाल साहब। अब डोभाल साहब अगर इस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि बदला लो, अब वो मुसलमानों से बदला लेना चाहते हैं, देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, तो ये अजीब सी स्थिति है। मुसलमानों से बदला लो, लेकिन उनका अपना लड़का जो है, दो लड़के हैं, उसमें से एक लड़का कभी पाकिस्तान से दुबई में रह के, कभी पाकिस्तान, कभी सऊदी अरेबिया, कभी यूएई से लगातार बिजनेस कर रहा है, लगातार व्यापार कर रहा है, लेकिन बाकी लोगों को कह रहे हैं कि तलवार निकालो और बदला लो, और अपने लड़के को बुलाइए ना, एक आध गर्दन कटवाइए, आप तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। एक लड़का तो आपका पॉलिटिक्स में है, कई संस्थाओं में है, लेकिन वो चुपचाप, इस पे तो नहीं मैंने बोलते हुए सुना। उनसे कहिए डंडा लेके, मान लीजिए चलिए आप तलवार, आप तो तलवार लेने को कह रहे हैं, डंडा ही कहिए, डंडा ले ले, जाके डंडे लगाए जो आप, जिनको जो आप, तो आपके पास पूरी सूची होगी किनके किनके डंडे लगाने हैं, किनको इनको लगवाइए डंडा। तो घर में आप नहीं, घर में तो जाके बेटा सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, दुबई, जितने मुस्लिम देश, खूब बढ़िया से बिजनेस करो, मैं यहाँ पिच तैयार कर रहा हूँ। ये दो मुही बातें हैं। ये दूसरा प्रश्न है कि आपके, पहला प्रश्न है कि आप डमरू बजा रहे हैं कैसे, आपके डोभाल साहब क्या कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न, ये ईडी का क्या हो रहा है। ईडी अब इस देश में जिस तरह से ममता बनर्जी के यहाँ इलेक्शन है, और जिस तरह से इलेक्शन में एक पार्टी के रूप में अब हो गई कि उनकी स्ट्रैटेजी, उनके यहाँ आईपैक के यहाँ हम छापा मारेंगे, आपका सारा कागज़ उठा लाएंगे, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका जो भी कागज़ पत्तर है, जो भी वो सब उठा के ला के हम दे देंगे भाजपा नेतृत्व को, बताएगा कि कैसे, कहाँ आपकी कौन सी वीकनेस, कौन सी स्ट्रेंथ, हम उसके हिसाब से करेंगे। हालांकि उसमें कुछ लोगों का ये भी मानना है, ईडी वाली बात में मैं स्पष्ट कर दूँ कि ईडी कुछ ला रही है, वो तो ला ही रही है, लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर वो सारी चीज़ें बेच चुके हैं। प्रशांत किशोर जब ममता बनर्जी से निकले तो सारा जो डेटा था वो ऑलरेडी बीजेपी में आ चुका है, लेकिन फिर भी ईडी अब पार्टी हो गई है। ममता बनर्जी के वो मतलब एफआईआर खेला जा रहा है, वो एक दूसरे को, ये क्या हो रहा है ये भी आपसे पूछना है। ईडी आपके मतलब केंद्र सरकार के अंडर में है, राज्य सरकारों को जिस तरह से आप इलेक्शन जीतने के लिए टारगेट कर रहे हैं, वो भी आपको इसका जवाब देना ही होगा। अब जरा बात आ जाए आपकी चीन पे क्या नीति है मोदी जी। चौथा सवाल, चीन पे आपकी क्या पॉलिसी है। कभी आप कहते थे कि चीन को लाल लाल आंखें दिखाएंगे, फिर आपने गलवान के बाद मालूम नहीं क्या क्या कहा। लेकिन ये भी फैक्ट है कि चीन और हमारे बीच का जो बफर जोन था, वो बफर जोन नहीं रह गया, वहाँ तक चीन आके अपने कुछ मतलब परमानेंट सेटलमेंट कर रहा है वहाँ। चीन को वापस हम लोग नहीं भेज पाए हैं। चीन को आप ही ने कहा था कि उनका क्या क्या, आपने ऐप बैन कर दिए थे, आपने कहा था चीन को नाको चने चढ़वा देंगे, छठी का दूध याद दिला देंगे। अब तो आप चीन के सारे ट्रेड बैन्स हटा रहे हैं। चीन से आप इतना इंपोर्ट कर रहे हैं कि 1 ट्रिलियन का, 1 ट्रिलियन नहीं 100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो चुका है चीन से। मतलब अजीब सी स्थिति है। आप करना क्या चाह रहे हैं चीन में। मतलब हम लोगों को एज अ नेशन, हम लोग को बताइए ना, चीन दोस्त है कि दुश्मन है। क्योंकि व्यापार तो आप लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो दोस्त है तो बताइए सबको दोस्त है। तो मतलब चीन को कुछ के छक्के छुड़ाने हैं कि चीन के सामने लाल कारपेट बिछानी है, ये आपसे प्रश्न है मोदी जी। फिर एक प्रश्न और है कि आपने जीडीपी पे सबको, पूरे देश को बताया था कि क्या होगा और कौन से इंजन होगा, और बुलेट ट्रेन हो जाएगी और ये ट्रेन हो जाएगी और जीडीपी यहाँ पहुँच जाएगी। हुआ क्या? आज आपके जीडीपी के जो डेटा हैं, जो आप कह रहे थे 10% और 20% और 50%, 100% हो गए, वो आपके ही प्रोजेक्शंस दुनिया की कोई एजेंसी नहीं मान रही है। आप ही नहीं मान रहे हैं, वही कम हो गया है, आप ही के लोगों को विश्वास नहीं है। तो जीडीपी कहाँ गया? और जीडीपी का असर क्या हो रहा है कि अगर मार्केट नहीं सुधर रही है तो उसके दूरगामी ही नहीं, तत्काल दूरगामी और
लार्जर वाइडर पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहा है। उस पर मोदी जी बताइए जीडीपी क्या हो रहा है। मोदी जी ये बताइए कि 26 जनवरी जो हमारा शौर्य का एक दिवस होता है, मतलब हम अपनी मिलिट्री माइट को डिस्प्ले करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को डिस्प्ले करते हैं, उस दिन मोदी जी आपने तो अजीब से गेस्ट बुला लिए। कितने बड़े बड़े गेस्ट आते थे इस दिन, फ्रांस के प्रधानमंत्री, तो उनके राष्ट्रपति, तो आप तो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट, किसी ने नाम भी सुना होगा। अपने ही कैबिनेट में पूछ लीजिएगा, आधे से ज़्यादा लोग तो नाम ना ले पाएंगे और जानते तो बहुत ही कम लोग होंगे। आप उनको बुला रहे हैं, उनसे क्या मतलब कुछ होने वाला है उनसे? आपको लगता है कि यूरोपियन से मतलब यू आर लूजिंग? वाई यूरोपियन काउंसिल एंड यूरोपियन यूनियन? मोदी जी एक प्रश्न और है, ये एसआईआर आप क्या कर रहे हैं? एसआईआर आप जिस ढंग से कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 2,80,00,000 तो आप हटाए, लेकिन आपने जो टारगेट देके 200 वोटर पर बूथ बीजेपी को टारगेट दिया है, 1,75,000 बूथ है, 3.5 करोड़ वोटर आप अपने फिट कर दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि एसआईआर जो है वो, तो बीजेपी के वोटर 3.5 करोड़ से के बाद इलेक्शन शुरू होगा। बीजेपी के खाते में 3.5 करोड़ वोट आ जाएंगे पहले, उसके बाद इलेक्शन शुरू होगा। ये क्या है? दूसरा, मोदी जी ये आपसे पूछना है कि ये जी राम जी जो आप ले आए, इसने मनरेगा को तो आप साफ साफ क्यों नहीं कह रहे हैं कि मनरेगा समाप्त? मनरेगा एज अ स्कीम वी हैव क्लोज्ड, क्योंकि मनरेगा से इस देश के गरीब किस ग्रामीण मजदूरों का बहुत फ़ायदा था, इसलिए हमने उसको बंद कर दिया। मनरेगा से इस देश के उद्योगपतियों को बहुत दिक्कत थी, इसलिए हमने उसको बंद कर दिया। मनरेगा से जो जो हमारे पंचायत सरकारें थी, उनको बहुत ताकत मिलती थी, इसलिए हमने बंद कर दिया। बंद कर दीजिए। ये झूठ बोल के जी राम जी और ये सब करके आप क्यों इसको कर रहे हैं? तो क्या मनरेगा से आपको केवल तकलीफ है और इसलिए आपने उसको बंद कर दिया, और फ़ायदा किसका हो रहा है? मोदी जी ये बताइएगा। 9वीं बात भी कर लें, डॉलर 90 के ऊपर अब $1 बनिस्बत 90 रुपए से ऊपर चल रहा है। मोदी जी आप तो बताते थे इससे देश की प्रतिष्ठा गिरती है, तो डॉलर बढ़ने से आपके यहाँ कुछ अब लोग तर्क देना शुरू किए हैं कि इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। तो मोदी जी हम लोग को भी बताइए, रुपया जब गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, तो उससे फ़ायदे क्या हो रहे हैं? देश की सारी अर्थव्यवस्था इससे रिलेटेड है। 10वीं बात भी कर लें थोड़ा, मोदी जी इसमें भी क्लैरिटी कर दी, बांग्लादेश में आप खड़े किसके साथ हैं? आप देश के साथ, बांग्लादेश के साथ खड़े हैं कि शेख हसीना के साथ खड़े हैं कि मोहम्मद यूनुस के साथ खड़े हैं कि खालिदा जिया के जो डेथ हो गए उनकी पार्टी, कि देश के साथ, बांग्लादेश के साथ खड़े हैं? क्योंकि अगर बांग्लादेश के साथ खड़े हैं तो आपको शेख हसीना के साथ नहीं दिखना चाहिए। आप उन लोग के घरेलू झगड़े में हमसे क्या मतलब है भाई? वो तुम्हारा घरेलू झगड़ा है, तुम निपटो। वाई वी आर बिकमिंग अ पार्टी? और अंतिम बात मोदी जी, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस देश में जो अभी इंदौर में हुआ, फिर गुजरात में हुआ और कई जगह हो रहा है जो रिपोर्टेड नहीं है, आपने हवा तो पहले ही खराब हो गई थी इस देश की। जहाँ जहाँ ट्रिपल इंजन सरकार है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, सांस लेने लायक तो है नहीं। आपने हवा को इतना प्रदूषित कर दिया है, और अब आपके ट्रिपल इंजन सरकार में पानी भी पीने लायक नहीं है। तो ट्रिपल इंजन सरकार का जो एक सबसे बड़ा योगदान कह लीजिए, उपलब्धि कह लीजिए, कि अब आम आदमी क्या, खास आदमी कोई भी, को न पीने के लिए पानी है, न सांस लेने के लिए शुद्ध हवा है। को सोचिए मोदी जी, ये 11 प्रश्न हैं, इसको एड्रेस करिए। हम लोग भी समझना चाहते हैं कि इसमें आप इसको कैसे टैकल करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि डमरू बजा के, थाली बजा के, ताली बजा के हो जाएगा, तो वो भी बताइए देश को कि सब लोग ताली बजाओ, डमरू बजाओ, इससे क्या क्या हल हो जाएगा, इससे शिव जी खुश हो जाएंगे। इस तरह की बातें कुछ बताइए, सबके लिए ठीक रहेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।